केमिस्ट्री धाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं घनश्याम सैनी और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्व। कल की अपनी पहली क्लास हो चुकी थी जिसमें अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका, साथ ही साथ अपन ने पढ़ लिया था डी ब्लॉक के जो 3 सीरीज हैं जिसे अपन 3D, 4D, 5D सीरीज के नाम से जान रहे हैं। इन सीरीज के तत्व कौन कौन से हैं और उनको याद करने का तरीका अपन ने सीख लिया था। साथ ही साथ अपन ने 3D जो सीरीज है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख लिया था। लीजिए आज अपन शुरू करने जा रहे हैं संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण। तो संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं ये भी मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था कि भाई जिनके भी जो भी तत्व है अपनी सामान्य परमाणुविक अवस्था में या फिर उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में यदि उनके डी कक्षक पूरे भरे हुए ना हो, यानी आंशिक भरे हो, पूर्ण भरे हुए नहीं होने चाहिए, वो तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व। जिनमें जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, ये संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्योंकि अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, अपन 3D है, 4D है, 5D वो सारी पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं इसलिए अपन जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को भी इंक्लूड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण क्या क्या है, मतलब मुख्य मुख्य उनकी बातें क्या है, यानी अभिलक्षण से ही ये डी ब्लॉक का जो इस पाठ में अपने को डी और एफ ब्लॉक दोनों पढ़ने हैं। तो अपने को डी ब्लॉक का मतलब ही हो गया ये संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण। अपन ने जैसे ही संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण पढ़ लेंगे अपन पूरे, समझ लेंगे कि पाठ भी खत्म हो गया डी ब्लॉक का। उसके बाद में इसका दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा एफ ब्लॉक। क्लियर है बात? तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं से शुरू करते हैं अपन। तो पहली चीज नंबर 1 अपन लेके आते हैं कि भाई ये है क्या। हम सब जानते हैं कि डी ब्लॉक में कौन है, सारे के सारे धातु हैं। और धातुओं में क्या होता है भाई, पहले से तो धातुओं में धात्विक चमक होती है और साथ ही साथ ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो पहला पॉइंट नंबर 1 पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पर, ये तत्व धात्विक होते हैं, ये तत्व धात्विक होते हैं और इनमें और ये ऐसा लिख देता हूं सीधा, और ये ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। ये दोस्तों पहला पॉइंट क्लियर है अपना। हर पॉइंट को अपने को डीपली पढ़ना है। अभी तो मैं केवल और केवल पॉइंट लिख रहा हूं, उसके बाद में इन सभी को आगे पढ़ना, अपने को डीपली पढ़ते जाना है, इसलिए इनकी व्याख्या अपन आगे करते चलेंगे। अभी आप समझ लीजिए भाई विद्युत के सुचालक कौन होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई कंडक्टिविटी की जब अपन बात कर रहे थे, धात्विक होती है, मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है ना, मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, उनमें विद्युत का चालन किससे होता है, इलेक्ट्रॉनों से होता है। तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। अब बात करें नंबर 2, तो आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं कि अपन सीरीज कैसे लिख रहे थे। बाकी सबको अपन एस ब्लॉक को अप टू डाउन पढ़ते हैं, पी ब्लॉक को अप टू डाउन पढ़ते हैं, यानी वर्ग की स्टडी करते हैं। और डी ब्लॉक में जब अपन स्टडी करते हैं या एफ ब्लॉक की स्टडी करते हैं तो कैसे करते हैं, आवर्त की स्टडी करते हैं। इसका तात्पर्य क्या रहा भाई, यहां मैं बात कर रहा हूं कि भाई इनकी स्टडी जो अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक की बात करें या पी ब्लॉक की बात करें तो इनकी स्टडी करते हैं अपन वर्ग में, अप टू डाउन करते हैं, ठीक है भाई। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम आ गया, लिथियम के नीचे सोडियम आ गया, तो अप टू डाउन इनमें सिमिलरिटी होती है। ये किनमें, एस और पी ब्लॉक में। लेकिन इनमें सिमिलरिटी किसमें होती है, जब अपन बात करें यहां पर तो इनको अपन ऐसे लिखते हैं, स्टेंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, कैसा लिख रहे हैं, आवर्ती से ही तो लिख रहे हैं। साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कोई निकाले कॉपर जिंक, यही था ना 3D सीरीज, 3D श्रेणी यही थी। इस 3D श्रेणी को अपन ने कैसे लिखा, यही लिखा लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं, इसका मतलब आवर्त में लिखा। तात्पर्य क्या रहा, तात्पर्य ये रहा कि संक्रमण तत्व जो हैं
उनमें समानता किन में पाई जाती है? एक ही आवर्त के तत्वों में अधिक समानता पाई जाती है बजाय वर्ग के तत्वों के। ठीक है, यहां ध्यान देने वाली बात क्या रही कि भाई वर्ग में इनका अध्ययन या इनमें वर्ग में लंबवत समानता नहीं पाई जाती, अपितु क्षैतिज समानता, क्षैतिज आवर्त की बात कर लेता हूं, आवर्त में समानता होती है, आवर्त में समानता होती है। तो नंबर दूसरा पॉइंट जो निकल के क्या आ रहा है, इसलिए देखो अपन याद भी इनको ऐसे ही करते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को बाएं से दाएं याद किया जाता है क्योंकि ये सेम लगभग समान सिमिलरिटी वाले एक जैसी जो समानता रख रहे हैं उनको एक ही आवर्त में रखा गया है। तो इनकी स्टडी तो अपन लेफ्ट टू राइट करते हैं, और जो एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है उसके जो तत्व हैं उनकी स्टडी अपन वर्ग में करते हैं अप टू डाउन, यानी ऊपर से नीचे लंबवत स्टडी उनकी की जाती है क्योंकि उनमें सिमिलरिटी लंबवत पाई जाती है। ठीक है, ये दो पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट की अपन बात करें, अब देखिए इनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक आता है ऑक्सीकरण अवस्था। पूरा पढ़ेंगे अपन, हर चीज को पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है भाई, किसी भी तत्व के अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन हटा देना। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हटाने पे उस पर धनावेश आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन हटा दे एक पॉजिटिव और आ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन हटा दे एक पॉजिटिव और आ गया। तो जो पॉजिटिव चार्ज है जिसको अपन आवेश कह रहे हैं उसे अपन यहां ऑक्सीकरण अवस्था के नाम से जानते हैं। तो यहां इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, यानी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये दर्शाते हैं। ये तत्व है एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कारण क्या रहेगा अपन पढ़ेंगे, जब अपन इसकी ऑक्सीकरण अवस्था का टॉपिक लेके आएंगे तब पढ़ेंगे सर इसमें। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या रहेगी, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है अपना कि भाई ऑक्सीकरण अवस्था 3 पॉइंट जो महत्वपूर्ण हो गए। नेक्स्ट है ये यौगिक, ये तत्व है संकुल यौगिक बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। याद करो मैंने आपको 9वां चैप्टर पढ़ाया था, 9वें चैप्टर में अपन ने खूब सारे एग्जांपल लिए थे। देखो FeCN का होल 6 4 नेगेटिव संकुल यौगिक है कि नहीं है, और इसमें ये धातु कौन है, डी ब्लॉक है। तो ये यौगिक क्या बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, जब संकुल यौगिक का टॉपिक लेंगे तब चर्चा करेंगे। अभी अपन इसके महत्वपूर्ण अभिलक्षण देख रहे हैं, उनका विस्तार से अपन वर्णन आगे करेंगे। 5वां पॉइंट हो गया, ये तत्व अंतराकाशी यौगिक भी बनाते हैं। ये तत्व है अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। चौथा पॉइंट हो गया, क्योंकि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये यौगिक, ये जो तत्व है ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, यानी इनके यौगिक रंगीन होते हैं। अब जो रंगहीन होंगे उनकी व्याख्या भी करेंगे अपन कि कौन से रंगीन होंगे, कौन सी शर्त होगी कि वो रंग नहीं प्रदर्शित करेंगे। 7वां पॉइंट जो अपना है वो रहेगा कि इनमें उत्प्रेरकीय गुण भी होता है। आप देखें जब अपन बात करें कि भाई उसका वनस्पति घी का, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं तो उसमें निकेल उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है। तो निकेल किसका है, निकेल को डी ब्लॉक का तो तत्व हुआ ना,
तो यहां पर हो गया कि भाई ये तत्व है उत्प्रेरक के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलो 8वां पॉइंट देखते हैं अपन। उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त हो गए। इसके अलावा ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इनकी प्रॉपर्टीज बताइए, अभिलक्षण बताइए कौन कौन से होते हैं, इसलिए विशेष बातें हैं यहां पर नोट डाउन कर लें आप भी सारे। 9वां पॉइंट हो गया अपना, ये मिश्र धातु बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। और लगभग सभी तत्व क्या होते हैं, कठोर होते हैं, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक वाले होते हैं। लगभग सभी तत्व कठोर तथा उच्च गलनांक एवं क्वथनांक वाले होते हैं, क्वथनांक वाले होते हैं। ये जो मुख्य अभिग्रहित थे, मुख्य अभिलक्षण थे डी ब्लॉक के तत्वों के, वो मैंने यहां पर आपके सामने बोर्ड पर नोट डाउन कर दिया है। आप भी इन्हें नोट्स में तैयार कर लें, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएं, यहां वीडियो पॉज करें और एक बार इन सभी को लिख लें, ठीक है, या फिर यहां से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आराम से नोट डाउन करते रहना। तो चलिए, ये तो रही अपने मुख्य अभिलक्षण हो गए। अब अपन प्रत्येक अभिलक्षणों का और खास करके डी श्रेणी के जो तत्व हैं, जो 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का विशेष अध्ययन करेंगे। और मुख्यतः ये जो अपना चैप्टर है, ये डी ब्लॉक नाम दिया गया है इसको, लेकिन डी ब्लॉक में अपने को प्रमुखता से अध्ययन करना है 3D सीरीज का ही, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूं और आगे लेके चलते हैं अपन। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का पूरा विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे, संक्रमण श्रेणी का। लीजिए, अब अपन पढ़ते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुणधर्म में सामान्य प्रवृत्तियां। गुणधर्म कौन से, जो मैंने पहले आपको लिखवा दिए, नोट डाउन करवा दिए, उन गुणधर्मों की व्याख्या अपन करेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी का एग्जाम्पल लेते हुए। शुरुआत करते हैं अपन परमाणु या आयनिक त्रिज्या से। सबसे पहले तो अपन इसकी बात करते हैं कि ये त्रिज्या होती क्या है। तो देखो यहां पर ये परमाणु, ठीक है, इस परमाणु का मान लो ये अंतिम कोष मैंने बना दिया। 2 कोष हो गए, मान लीजिए 3 कोष हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं कि अंतिम कोष है। इस अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो ये वृत्त बन गया ना, इस वृत्त के केंद्र बिंदु से, इस वृत्त के केंद्र बिंदु से इसकी परिधि पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाती है। तो यहां पर देखिएगा सेम कहानी तो है भाई, किसी भी परमाणु के, जब परमाणु की त्रिज्या की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, किसी भी परमाणु के अंतिम कोष से बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी और नाभिक के बीच की दूरी को अपन कहते हैं परमाणुीय त्रिज्या, ठीक है। यानी किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी कहलाती है परमाणुीय त्रिज्या। ऐसा का ऐसा आयनिक त्रिज्या के लिए कहेंगे। यहां ये परमाणु में मान करके मैं इसे आयन मानूं, मान लो कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए या इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, तो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उस इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की दूरी कहलाती है आयनिक त्रिज्या। सेम का सेम है, परमाणु है तो वह त्रिज्या कहलाएगी परमाणुक त्रिज्या, आयन है तो वह त्रिज्या कहलाएगी आयनिक त्रिज्या। तो मैं लिख देता हूं इसे, किसी परमाणु अथवा आयन के परमाणु अथवा आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन
जहां नाभिक के मध्य की दूरी परमाणुीय या आयनिक त्रिज्या कहलाती है। आयनिक त्रिज्या कहलाती है। लीजिए सर, अब अपन बात करें इसका कि भाई 3D जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D है, कौन सी है? साइंस तेरी वाह करे मानव फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। याद होगी 2-3 बार तो मैंने बोल दी। तो स्टेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इनमें जब अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु या आयनिक त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसे देखो आप, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था अप टू डाउन क्या होते हैं भाई? आवर्त होते हैं ना। आवर्त का मतलब मैंने क्या बताया था? कोस। इसका मतलब पहला जो आवर्त है इसका मतलब पहला कोस, दूसरा आवर्त है इसका मतलब 2 कोस हो गए, तीसरा आवर्त है इसका मतलब 3 कोस हो गए, यही है। चौथा आवर्त मतलब 4 कोस हो गए। इसका मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। बढ़ रहा ना, दिख रहा आपको? ठीक है ना, वही कल वाली बात अंधा भी देख के बता देगा ये तो कि आकार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। लेकिन बाएं से दाएं चले तो क्या कोस बढ़ता है? नहीं भाई, दूसरा कोस है तो दूसरा ही रहेगा, दूसरा आवर्त है तो दूसरा रहेगा, तीसरा है तो तीन ही रहेंगे उसमें। इसका मतलब आवर्त जो है, अपन यहां स्टडी किसकी कर रहे हैं? 3D सीरीज की, यानी चौथे आवर्त की स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें कितने कोस हैं? 4 कोस हैं। तो कोस तो बढ़ा ही नहीं, तो फिर आकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आकार पे प्रभाव कुछ यूं पड़ेगा कि पहले तो इनका आकार घटता जाता है, फिर लगभग स्थिर हो जाता है और अंत में आकर के इसका आकार बढ़ जाता है हल्का सा। इसका मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं बढ़ता है कि आपको दिख जाए, आराम से हाथ लगा करके छू के बता दो कि हाँ ये बढ़ गया ये घट गया। नहीं, इतना नहीं है, बहुत ही बारीक अंतर होता है। तो अपन यूं कहेंगे कि भाई पहले आकार इनका घटता है, इसकी व्याख्या करेंगे, बाद में बढ़ता है, इसकी भी व्याख्या करेंगे। कैसे व्याख्या करेंगे? देखो अभी आप इसी सीरीज की चर्चा करते हैं। ये पहला कोस, ये दूसरा कोस, ये तीसरा कोस, और आवर्त कौन सा है? चौथा आवर्त है ना। 3D सीरीज का आवर्त कौन सा? चौथा। तो ये तो हो गया फोर्थ, चौथा आवर्त हो गया। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 3D कहां है? यहां। ठीक है, तो जो बाहर वाला कोस है बाह्यतम कोस हो गया, और बाहर वाले कोस से अंदर वाला कोस कहलाता है उपांत्य कोस। उपांत्य कोस, ये तो बाह्यतम कोस हो ही गया। बाह्यतम कोस हो गया, जिसे सामान्यतः अपन संयोजकता कोस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन संयोजकता में तो यहां पर ये भी काम में आएगा, ये भी काम में आएगा, इसलिए मैंने इसको नाम केवल दिया है बाह्यतम कोस दे दिया नाम अभी। अब देखिएगा यहां पर क्या रहा कि भाई जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आता है तो बाहर के वाले चौथा जो इलेक्ट्रॉन है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? n-1 d 1 से 10 ns2। n किस जगह कौन सा है? 4s2। यहां कौन सा है? 3d 1 to 10। भाई प्रथम संक्रमण श्रेणी का तो यही रह गया ना, 3d 1 to 10 4s2। चौथा आवर्त, चौथे आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन अभी? 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये लो सर, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया आपके सामने, हो गया। अब d के जो इलेक्ट्रॉन, जैसे स्कैंडियम आया तो s में थोड़ी भरेगा, s तो पहले ही भर गया। अब स्कैंडियम आया तो एक इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? उपांत्य कोष में आएगा। भाई 3d कहां है? 3d तो इसके अंदर है ना, तो यहां आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आया। अब यहां इलेक्ट्रॉन नहीं बोलो, एक इलेक्ट्रॉन आया कहां? ना, एक प्रोटॉन आया नाभिक। एक प्रोटॉन के समानुपात में एक इलेक्ट्रॉन आया कहां? उपांत्य कोष में। यानी दोनों चीजें साथ चल रही हैं। एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2 प्रोटॉन भी आएंगे। ठीक है, तो यानी तात्पर्य ये रहा कि इसका नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है।
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, इलेक्ट्रॉन को मत सोचो, क्या सोच रहे हो कि यहां इसमें कौन आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है। तो नाभिकीय आवेश में क्या हो रही है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी तो ये क्या करेगा, खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, फलस्वरूप इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, मैंने तो इतना बड़ा बनाया है, लेकिन आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा। क्यों, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन की वजह से क्या हो गया, आकर्षण बल बढ़ गया है इसका इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, और फलस्वरूप ये आकार छोटा होता जाएगा। तो शुरुआत में तो आकार क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। कारण क्या रहेगा, प्रारंभ में नाभिकीय आवेश में अधिक वृद्धि हो जाने की वजह से इनके आकार में कमी दिखाई देती है। अब कहोगे कि भाई बाद में क्या हो गया, नाभिकीय आवेश तो बाद में बढ़ रहा था, भाई यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया, समझ लो एक प्रोटॉन भी आया, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन आए तो 10 प्रोटॉन भी तो हैं, तो फिर भाई ये लगातार कम ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक फैक्टर और काम करता है जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव आप खुद जानते हैं, खुद ने आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, डी का इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, n-1 में आ रहा है, यानी बाहर से अंदर वाले में आ रहा है, उपांत्य कोश में आ रहा है ना, उपांत्य में आ रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों का बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा प्रभाव लगेगा, प्रतिकर्षण प्रभाव लगेगा। इसका मतलब अब क्या, जो खींचने का काम नाभिक कर रही है, नाभिक देखो, नाभिक खींच रही है बेचारे को, लेकिन ये बेचारा इससे परेशान है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करना शुरू कर देंगे, यानी बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण प्रभाव लागू होना शुरू हो जाएगा। फलस्वरूप जो आकर्षण बढ़ना चाहिए था, अब वो धीरे धीरे घट गया, और परिरक्षण प्रभाव के कारण इनका आकार लास्ट में जाते जाते बढ़ गया। हल्का, इसका मतलब बहुत बड़ा नहीं है, जिंक में आकर के थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसका मतलब जैसे निकिल कॉपर जिंक और इधर की तरफ चले जाते हैं अपन, तो यहां आकर के ये फुलफिल हो जाता है, पूरी तरह से भर जाता है जिंक में। भाई 3d10 4s2 हो जाता है यहाँ 3d10 4s2, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो गई यहाँ पर। तो रिपल्सन, मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि पहले आकर्षण बल था यहाँ पर किसका, नाभिक के प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण इसके आकार में कमी पाई जाती है। बाद में नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव दोनों बराबर हो जाते हैं। यहां देखो, अब आप कहोगे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन आया तब क्या परिरक्षण प्रभाव नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन का भी परिरक्षण प्रभाव होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक प्रोटॉन जो आ रहा है वो खींच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको धक्का दे रहा है। इन दोनों में जीत कौन जाता है, नाभिक जीत जाता है। नाभिक का आकर्षण बल है वह परिरक्षण प्रतिकर्षण की तुलना में हमेशा अधिक रहता है। फलस्वरूप यहाँ कुछ ना कुछ मात्रा में आकर्षण बल लगा ही रह जाता है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, यह नाभिकीय आकर्षण बल है परिरक्षण प्रभाव से संतुलित हो जाता है। तो शुरुआत में तो आकार घटेगा, जब ये दोनों आवेश दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो लगभग बराबर हो जाएगा, और फिर जब परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाएगा तो आकार में वृद्धि हो जाएगी। बोलो अब कोई दिक्कत है, नहीं है ना? तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पर, आप अच्छे से देख लो इसको, फिर मैं समझा देता हूं। 3D श्रेणी के तत्वों में इलेक्ट्रॉन कहां आते हैं, बाहर से अंदर वाले कोश में। बाहर वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ऑलरेडी, NH2 होता है ना, अंदर वाले में इलेक्ट्रॉन आते हैं यानी उपांत्य कोश में आते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नाभिक का आकर्षण बल बढ़ रहा है, नाभिक में प्रोटॉन भी आ रहे हैं ना, आकर्षण बल की वजह से आकार छोटा होता चला जाता है। लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देते हैं। प्रतिकर्षण का ये जो प्रभाव है ये परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। फलस्वरूप इसके आकार में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, यानी जब ये दोनों बल बराबर हो जाते हैं, नाभिकीय आवेश वाला और परिरक्षण प्रभाव वाला, तब इनमें स्थिरता आ जाती है, और जब परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है तो आकार में वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? लिख दूं, कर दूं नोट डाउन? चलो ठीक, मैं नोट डाउन कर रहा हूं यहां पर। 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, आप भी नोट डाउन करते जाइए साथ में, बाएं से दाएं जाने पर प्रारंभ में
आकार में कमी, फिर स्थिर और अंत में पुनः बढ़ता है। क्योंकि अब यहां से प्रश्न भी हो सकता है यहां से, क्योंकि क्या कारण रहेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ही नाभिकीय आवेश में वृद्धि से आकर्षण के फलस्वरूप, किस पर आकर्षण, इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण के फलस्वरूप आकार घटता है, परंतु इलेक्ट्रॉन के उपांत्य कोश में आने से, उपांत्य कोश में भरे जाने से परिरक्षण प्रभाव के फलस्वरूप अंत में आकार में वृद्धि दिखाई देती है, वृद्धि होती है। ये तो ये दो प्रभाव रहे अपना, पहला नाभिकीय आवेश, दूसरा परिरक्षण प्रभाव। इन दोनों प्रभावों की वजह से इनके परमाणु के आकार में ऐसा परिवर्तन देखने को मिलता है। क्लियर? लीजिए, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बाद में सेकंड नंबर है अपना आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। सुना सुना लग रहा होगा, है? देखा भी है। देखिए, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा को आपने 10th में भी पढ़ा है, 11th में पढ़ा है। आज अपन फिर से इसको देख लेते हैं और फिर 3D जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, इनके तत्वों पर इसको अप्लाई करेंगे कि ये ऊर्जा उन तत्वों के ऊपर किस प्रकार से परिवर्तित होने वाली है। तो देखिए, यहां पर कोई भी एक परमाणु, ये लीजिए, ये एक परमाणु बनाया मैंने, अंतिम कोश है इसका, ठीक है, अंतिम कोश, बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश, ठीक है। इस बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल लगा हुआ है, तो हम इसको इतनी ऊर्जा दे दें कि यह आकर्षण बल टूट जाए। टूट जाएगा तो क्या ये यहां विश्राम करेगा? नहीं, ये यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए अपने को क्या देना पड़ा? इसको ऊर्जा देनी पड़ी। तो जितनी ऊर्जा इसको देनी पड़ी है वही ऊर्जा कहलाती है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। आयनन नाम क्यों आया? आयनन नाम इसलिए है कि भाई जैसे ही इलेक्ट्रॉन हटेगा तो इस परमाणु के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी आयन बन जाएगा, ठीक है। तो आयन निर्माण हेतु अपन ने क्या किया? इसे एनर्जी दी है। एनर्जी देने के कारण जितनी एनर्जी दी जाती है उसको अपन ने कहा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। परिभाषित कैसे करते हैं? किसी विलगित गैसीय परमाणु, परमाणु की कंडीशंस क्या है? गैसीय परमाणु है। किसी विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कोश से या बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन हटाने हेतु जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा कहलाती है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं इसे, किसी विलगित
गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से, बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन हटाने हेतु आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती है। ये ठीक है भाई। अब देखो यहां पर यदि एक ही इलेक्ट्रॉन हटाया है, जैसे अपन एग्जांपल लें अपन कि भाई कोई ऐसा परमाणु है कि जिसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में 2 है। आपने क्या किया, अंतिम कोष कौन सा हो गया इसका, तीसरा हो गया ना। आपने तीसरे से एक इलेक्ट्रॉन हटाया, तीसरे से एक इलेक्ट्रॉन हटाया भाई, 2 और 8 10 2 12 सोडियम मैग्नीशियम हो गया। तो मैग्नीशियम की जब अब मैं बात करूं यहां पर, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए इसको जो ऊर्जा दी, ऊर्जा देने से अब इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, Mg+ आ जाएगा। और इसके लिए क्या करना पड़ा, आपको ऊर्जा देनी पड़ी। तो इस ऊर्जा को कहा जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन विभव। भाई एक इलेक्ट्रॉन हटाने हेतु जो ऊर्जा दी जाती है उसे कहते हैं अपन प्रथम आयनन विभव। अब एक और हटा रहे हो आप, दूसरा हटाना चाह रहे हो, तो अब Mg जो Mg पॉजिटिव में आ गया है, अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 8 1 हो गया। इससे एक इलेक्ट्रॉन और हटा दें आप तो क्या बन जाएगा, Mg2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन हट गया यहां से। इसको दूसरे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो ऊर्जा दी गई उसे अपन ने कहा सेकंड आयन, यानी द्वितीय आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव या ऊर्जा। ठीक है। तो यहां पर देखिए होता क्या है, प्रथम इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो प्रथम आयनन विभव, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक और हटाना, उसको हटाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कहलाती है द्वितीय आयनन विभव। क्लियर होगी बात। चलो अब मैं इसी को अप्लाई करवाता हूं कि भाई ये पहले तो अपन देखेंगे कि आयनन ऊर्जा प्रभाव वरी कैसे होती है, यानी परिवर्तित कैसे होती है साइज के आधार पर, और उसके बाद अप्लाई करेंगे अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों पर। तो देखिए साइज के आधार पर का क्या रहेगा भाई, जो कहानी अपन ने पहले गाई वही है, एक आकार बड़ा एक आकार छोटा, 2 परमाणु बना लिया, ये छोटे आकार का ये बड़े आकार का है, इससे इलेक्ट्रॉन है इससे इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को हटाना है। किसके लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ऊर्जा यहां पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं बताएगा, नाभिक का आकर्षण बल बताएगा कितनी चाहिए। भाई इसको पकड़ के कौन रख रखा है, किसने रखा है, इसको नाभिक ने अट्रैक्ट कर रखा है। तो नाभिक का आकर्षण बल कब ज्यादा होगा, जब इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों एक दूसरे के निकट होंगे, यानी साइज छोटी होगी। तो जिस परमाणु की आकार छोटा होता है, जिन भी परमाणुओं का आकार छोटा होगा उनके लिए उस इलेक्ट्रॉन को हटाने हेतु अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि आकार बड़ा है तो बाहर का इलेक्ट्रॉन तो नाभिक से पहले से ही दूर है, यानी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का आकर्षण बल कम लग रहा है, फलस्वरूप हल्की सी ऊर्जा देते ही यहां से रवाना हो लेगा। यही बात रहेगी ना। तो तात्पर्य ये रहा कि आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ने के कारण क्या होगा, जो दूर इलेक्ट्रॉन है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी बढ़ेगी, तो बाहरी कोष वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम हो गया, फलस्वरूप कम ऊर्जा पर ही वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यदि आकार छोटा है तो उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा हो रहा है, फलस्वरूप उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए नाभिक के आकर्षण बल को तोड़ना जरूरी होगा, और उसे तोड़ने हेतु आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो तात्पर्य यह रहा कि बड़े आकार के परमाणु हेतु Ip का मान क्या होगा, कम, आयनन विभव का मान क्या रहेगा, कम रहेगा, और छोटे आकार वालों के लिए ज्यादा रहेगा। अब आ जाइए आप प्रथम संक्रमण श्रेणी पे। मैंने आकार बढ़ा दिया, मैंने आपको आकार में मैं क्या कह रहा हूं कि भाई स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ये है ना, और लास्ट में आता है तो जिंक आ गया।
अब मैंने आपको ये कहा कि पहले तो आकार इनका घटता है, फिर स्थिर हो जाता है और अंत में हल्का सा बढ़ जाता है। अब यहाँ एक चीज सोचो, मैंने आपको साथ साथ ये भी कहा था कि एक आवर्त के ही तत्व हैं, इसका मतलब आवर्त तो बदल ही नहीं रहा, इसका मतलब आकार मैंने कहा कि घटता है बढ़ता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा घटता नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है, इसका मतलब आकार क्या लगभग स्थिर सा ही चलता है, लगभग स्थिर सा। भाई आवर्त 4 है, 4 के 4 ही आवर्त रह रहे हैं इसके, इसका मतलब बड़ा आकार तो बढ़ना भी नहीं है घटना भी नहीं है, यही बात रही ना। एक ही आवर्त में रह रहे हैं, केवल एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक प्रोटॉन इसके आकार को प्रभावित कर रहे हैं, तो कितना प्रभावित कर पाएंगे, ना के बराबर ना। तो आकार क्या रहेगा इनका, लगभग समान रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि घटता बढ़ता नहीं है, मैंने कहा कि पहले घटता है, इसका मतलब घटता भाई, जैसे मैं बात करूं कि भाई किसी का 10 एंगस्ट्रॉम है, अब 10 एंगस्ट्रॉम से 9.99 एंगस्ट्रॉम हो गया, क्या घटा, सही है ना। इसका तात्पर्य ये रहा कि भाई आकार में घटोतरी तो मिलेगी आपको, लेकिन यहां मैं जब आईपी की बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा कि भाई इतना आकार ज्यादा नहीं घटता है कि भाई अपने को चिंतनीय सोचनीय विषय हो और आईपी के मानों में बहुत ज्यादा अंतर हो। फलस्वरूप आईपी के मान 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही सिमट जाता है, यानी जो 3D श्रेणी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी है, उसके लिए आयनन विभव के मान कितने होंगे, 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ज्यादा अंतर नहीं है ना, कोई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, कोई 7 पे, कोई 7.5 पे, कोई 8 पे, कोई 8.25 पे, 9 पे, 10 पे, 6 से 10 तक में इनकी कहानी समाप्त हो जाएगी। क्लियर होगी बात। ऐसा क्यों रहा, क्योंकि इनके आकार में या इनके परमाणु की साइज के मानों में विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता। क्लियर होगी बात। अब देखिए आयनन ऊर्जा के मान न केवल परमाणु की साइज पर निर्भर करते हैं, अपितु उस तत्व के या परमाणु के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पर भी निर्भर करते हैं। तो साइज का तो अपन ने पढ़ लिया आयनन ऊर्जा का कि भाई साइज यदि ज्यादा होगी, यानी आकार यदि बड़ा होगा, आकार बड़ा, तो आईपी का मान क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन हटाना है और अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक आकर्षण बल कम होगा। आकार छोटा होगा तो आईपी का मान अधिक हो जाएगा, आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है ये। तो यहां पर अब अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। भाई इलेक्ट्रॉनीय विन्यास कैसे प्रभावित करता है इसको, तो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास की बात करें अपन तो देखिए वही 3D श्रेणी, साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कोई निकाले ऊपर दिख, यही है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब अपन देखें तो यहां विशेष देखिएगा, ये 1 2 3 4 कल पढ़ाया था मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, आ गया होगा आज तो देखो यहां पर क्रोमियम, क्रोमियम की जब अपन बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d5 4s1। फिर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब अपन बात करें तो 3d10 4s1। यही बात रही ना, ये तो संक्रमण धातु है ही नहीं, इसके लिए यदि अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 3d10 4s2 हो जाएगा, यही बात है ना। अब इन दो के अलावा किन किन के अलावा, क्रोमियम और कॉपर के अलावा कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसके s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, 3d1 4s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टाइटेनियम का 3d2 4s2, इसका 3d3 4s2, यानी सभी में लास्ट में क्या है, ऊपर वाला जो है ये तो d में है 3d5 4s2, फिर 3d6 4s2, 3d7 4s2 और 3d8 4s2। अब देखो यहां पर सब इसी को फिर अपन आगे थर्ड पॉइंट पे लेके चलेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था पे। ऑक्सीकरण अवस्था भी मैं इसी से ही समझाने वाला हूं, इसलिए इसको एक बार फिर से मैं लिखूंगा। अभी अपन आईपी पढ़ रहे हैं तो केवल आईपी देखिएगा। अब देखिएगा सबसे पहले जब अपन बाएं से दाएं चल रहे हैं आकार में कमी देखने को मिल रही है आपको। मैं कह रहा था कि भाई शुरुआत में कमी देखने को मिलती है, लास्ट में प्रतिकर्षण के कारण वृद्धि हो जाती है। लेकिन एक फैक्टर और है जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह कैसे प्रभावित करता है। भाई इनके लिए सेकंड आईपी, फर्स्ट आईपी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा तो एस से हटेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया
3d1 4s1, फिर एक इलेक्ट्रॉन और हटा तो 3d1 4s0, फिर एक इलेक्ट्रॉन और हटा तो 3d0 4s0। यही रहेगा ना। स्कैंडियम के लिए मजेदार बात यह है कि एक ही आईपी के ऊपर तीनों इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं और 3 स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जो मैं आपको ऑक्सीकरण अवस्था में एक्सप्लेन करूंगा। यहां देखें आप, पहले ऑक्सीकरण अवस्था एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही हटता है, जैसे अपन टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है 3d2 4s2 है ना। इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन हटाया, इसको बना दिया किसमें, टाइटेनियम प्लस में कर दिया। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा भाई, अब 3d2 4s1 ये रहेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन और हटाएंगे तो आपको पहले वाले की तुलना में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी सेकंड आईपी का मान प्रथम से ज्यादा होता है। तात्पर्य क्या, जैसे ये फर्स्ट आईपी होगी, ये सेकंड आईपी होगी, ये थर्ड आईपी होगी, यानी पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो ऊर्जा वो प्रथम आईपी, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए सेकंड आईपी, तीसरे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए थर्ड आईपी होगी। इनमें सबसे ज्यादा मान किसका होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन हटते ही जैसे ए परमाणु ले लो, ए परमाणु से आपने एक इलेक्ट्रॉन हटाया, क्या बन गया, ए पॉजिटिव बन गया। अब पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, नाभिकीय आवेश बढ़ गया। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन हटाना क्या आसान है, नहीं है। क्यों, पॉजिटिव इसका मतलब धनावेश बढ़ गया है, तो जो शेष बचे इलेक्ट्रॉन थे उनके ऊपर आकर्षण बल ज्यादा हो गया है। तो यहां फर्स्ट आईपी थी, अब सेकंड आईपी का मान क्या रहेगा, फर्स्ट आईपी की तुलना में ज्यादा रहेगा। और थर्ड आईपी का अब एक और इलेक्ट्रॉन हटाना हो अपने को, यानी A3+ यदि इसको कन्वर्ट करना हो तो थर्ड आईपी चाहिए। थर्ड आईपी का मतलब अब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव हैं, अब पॉजिटिव से आपका इलेक्ट्रॉन खींच के लाना, इसका मतलब शेर के जबड़े से आपको शिकार छीन के लाने वाली सी बात हो रही है। पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और अब आप जबरदस्ती से इलेक्ट्रॉन और निकलवा रहे हो, तो क्या आसानी से देगा, नहीं देगा। इसका मतलब जो अंतिम आईपी है उसका मान है उससे पहले वाली आईपी की तुलना में अधिक होगा, यानी फर्स्ट आईपी से किसका मान ज्यादा होगा, सेकंड आईपी का, सेकंड से ज्यादा मान किसका होगा, थर्ड आईपी का। ये बात रहेगी ना। अब देखो यहां पर क्रोमियम और कॉपर को देखो, यहां आपको अजीब विडंबना दिखती है। सबके लिए फर्स्ट आईपी का मान, सबके लिए सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सबसे अपन एक एक इलेक्ट्रॉन हटा दें तो सब में क्या बचेगा, एस में एक एक बच जाएगा, इसमें ए 2 है, सब में जितने में भी हैं 2-2 हैं, उनमें एस में कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। लेकिन क्रोमियम में देखो, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हटा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 3d5 4s0, और इससे एक इलेक्ट्रॉन हटा तो 3d10 4s0 बन गया। और ये देखो आप, ये अर्धपूरित है कि नहीं है, और ये पूरित है, भरा हुआ है ना, डी देखो डी, बाकी कुछ मत देखो, देखो पूरा भरा हुआ है डी 5 से, और ये अर्धपूरित है, ये पूरित है। और कल मैंने आपको पढ़ाया था अर्धपूरित और पूरित कक्षकों का स्थायित्व, अर्धपूरित व पूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, ठीक है ना, अन्य की तुलना में। जब ये अधिक स्थायी हो गए तो क्या इनसे इलेक्ट्रॉन हटा पाना आसान होगा, नहीं। तो देखो मैं यहां क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि फर्स्ट आईपी तो आपने सबसे लगवा दी, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन हट गया। सेकंड आईपी के मान अन्य क्रोमियम और कॉपर के अन्य सभी की तुलना में अधिक होते हैं। ध्यान से सुने, प्रथम आईपी तो जो थी वो थी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इससे एक एक इलेक्ट्रॉन सब में हट गया। सेकंड आईपी के मान या सेकंड द्वितीय आयनन विभव के मान क्रोमियम और कॉपर के मान जो है वो अन्य तत्वों की तुलना में अधिक होते हैं। क्यों, कारण क्या है, जैसे ही क्रोमियम और कॉपर से एक एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्रमशः 3d5 4s0 3d10 4s0 बन जाता है, जो कि क्रमशः अर्धपूरित और पूरित होते हैं। अर्धपूरित व पूरित कक्षक अधिक स्थायी होने के कारण इनसे इलेक्ट्रॉन हटा पाना आसान नहीं रहता। फलस्वरूप इनसे इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
अतः इनके द्वितीय आयनन विभव के मान अन्य तत्वों की तुलना में अधिक होते हैं। अन्य में ऐसा क्या हो गया कि कम होते हैं। भाई इससे एक इलेक्ट्रॉन हटा तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया, 4s1 हो गया। ये तो इलेक्ट्रॉन हट जाएगा ना आराम से, कहीं दिक्कत थोड़ी है इसमें। तो ये वजह रही अपनी। तो यहां विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है, क्रोमियम और कॉपर वाली। मैंने जो बोला है उसे अक्सर से आप नोट डाउन कर लें। प्रश्न में आपको यहां पर नोट कर देता हूं। अब लीजिए इस प्रश्न को फटाफट नोट कर लीजिए। क्रोमियम व कॉपर की द्वितीय आयनन विभव का मान अपने आवर्त के अन्य संक्रमण तत्वों से उच्च होते हैं, क्यों होते हैं? कारण क्या रहेगा भाई? कारण हम यूं बताएंगे कि क्रोमियम और कॉपर दोनों में एक इलेक्ट्रॉन s कक्षक में मौजूद होता है। जैसे ही प्रथम आयनन विभव दी जाती है तो s पूरी तरह खाली हो जाता है और d कक्षक क्रमशः अर्धपूरित व पूरित बचा रह जाता है। अर्धपूरित व पूरित कक्षक अधिक स्थायी होने के कारण इनसे अब और इलेक्ट्रॉन निकाल पाना आसान नहीं रहता, फलस्वरूप इनका स्थायित्व अधिक हो जाता है और ये अन्य संक्रमण धातुओं की तुलना में उच्च आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट और आज की अपनी क्लास का अंतिम पॉइंट है धात्विक गुण। तो सीधी सीधी बात है, धात्विक गुण कब बढ़ेगा? धात्विक गुण जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे धात्विक गुण उतना ही ज्यादा होगा। भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ धात्विक गुण बढ़ते हैं। धात्विक गुण बढ़ते हैं। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे धात्विक गुण उतने ही अधिक होंगे। देखो 3D श्रेणी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 3। यहां कितने होते हैं डी में? 5। यहां 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये लिख लेते हैं ना अपन, काउंटिंग पूरी लिख लो, बाद में कर लेंगे अपन। अब देखो इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन कितने? 1। भाई एस तो पूरा भरा हुआ ही है, NS2 तो सब में चलेगा ही, तो S तो पूरा भरा हुआ है। तो D में एक इलेक्ट्रॉन कितना? 1, इसमें 2, इसमें 3। और क्रोमियम को देखो 3D5 4s1, तो D में कितने हो गए भाई? 5 हैं और पांचों के पांचों अयुग्मित, और एक S वाला ये भी अयुग्मित। मैग्नीज आया तो मैग्नीज में S में फिर 2 हो गए, मतलब ये युग्मित हो गया। फिर आयरन, इन सब में युग्मन होना शुरू हो जाएगा। कॉपर का देख लो 3D10 4s1, तो इसमें युग्मित हो ही गए। तो एकमात्र यहां देखिए अब सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है? क्रोमियम में है। तो देखिए बाएं से दाएं जब अपन चल रहे हैं तो क्रोमियम तक, यानी स्कैंडियम से क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो धात्विक गुण भी बढ़ेंगे। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक धात्विक गुण बढ़ता है। क्रोमियम के आगे युग्मन शुरू हो जाता है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, तो धात्विक गुण घटने लग जाते हैं। क्लियर होगी बात? तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फलस्वरूप धात्विक गुण बढ़ता है और उसके बाद में धात्विक गुण कम होने लग जाता है। क्लियर होगी बात? चलो ये तो रहा इसका धात्विक गुणों का एक कारण। देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश इनमें अधिक होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से इनमें धात्विक गुण अधिक होते हैं। और साथ ही साथ यह कौन सी क्रिस्टल संरचनाएं दर्शाता है? यह दर्शाता है बीसीसी। भाई जो 3D प्रथम संक्रमण श्रेणी है बीसीसी दर्शाती है, एफसीसी दर्शाती है और एचसीपी दर्शाती है। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। बीसीसी काय केंद्रित घनीय संरचना, लिख देता हूं मैं यहां पर
तो बीसीसी का मतलब हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल हो गया, काय केंद्रित घनीय संरचना। ये जो धातु है ये इन संरचनाओं में पाए जाते हैं। बीसीसी काय केंद्रित घनीय संरचना, एफसीसी फलक केंद्रित घनीय संरचना और एचसीपी षटकोणीय हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, षटकोणीय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुलित संरचना, संकुलित संरचना ये। तो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो उनके क्रिस्टल इन रूपों में, इन क्लोज पैकिंग में पाए जाते हैं। तो आज की ये क्लास रही अपनी, मिलते हैं अपन अगली क्लास में है इस डी ब्लॉक की ही तत्वों की, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की अन्य प्रॉपर्टीज के साथ में, जिसका अध्ययन अपन ने आज के इस लेक्चर में शुरुआत में ही कर लिया था। अपन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अंग पढ़ेंगे, चुंबकीय गुण पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आने वाली हैं अगली लेक्चर में। तो आप बने रहिए, आप केमिस्ट्री धाम के साथ में पढ़ते रहिए केमिस्ट्री। जय हिंद, जय भारत।